दोस्तों नमस्कार। जेनजी आंदोलन ने सरकार और उससे जुड़े लोगों की भाषा बदल दी है। यह न केवल उनके बयानों से बल्कि उनकी गतिविधियों और फैसलों में भी बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। बीजेपी संघ परिवार के पैटर्न मोहन भागवत तक की भाषा बदल गई है। जो कल तक पूरे देश और समाज को राष्ट्रवाद और अनुशासन का पाठ पढ़ाया करते थे, आज वह जेनजी से डायलॉग की बात कर रहे हैं। उन्होंने जेनजी को राष्ट्रद्रोही कहने वालों की जमकर मजम्मत की। उन्होंने जेनजी से इंटरैक्शन के दौरान उन्हें देश का भविष्य करार दिया। हमेशा अतीत की बात करने वाले और बात बात पर इतिहास को सामने लाकर खड़ा कर देने वाले भागवत ने मौजूदा जेनजी को पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा ईमानदार, पारदर्शी और तार्किक तक बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपनी पुरानी पीढ़ी की तरह आंख मूंद कर बड़ों की बात मानने की जगह सवाल करती है। इस तरह से उन्होंने पुरानी पीढ़ी को भक्त बताते हुए भक्त दिमाग की आलोचना भी कर डाली। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो बात पीएम मोदी नहीं समझ पाए वह भागवत जान गए हैं और वह सामने खड़े भविष्य के खतरे को भी भांप गए हैं। इसीलिए उन्होंने इशारे में मोदी की आलोचना भी कर डाली जब उन्होंने कहा कि नेतृत्व का मतलब भाषण देना और चुनाव जीतना नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने एक सुझाव भी दे डाला और कहा कि नेतृत्व अंदर घुसकर किया जाता है, उनके बीच जाकर किया जाता है। हमेशा हिंदू संस्कृति और परंपरा की दुहाई देने वाले भागवत ने इस मौके पर LGBTQ समुदाय को मान्यता दे दी। यहाँ तक कि उनकी आपसी शादी के मसले पर विचार करने की बात भी कह डाली। यानी कहा जा सकता है कि जेनजी ने संघ और बीजेपी को घुटने के बल ला खड़ा कर दिया है और उसे अब तक की अपनी तमाम बुनियादी मान्यताओं तक पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। अनायास नहीं, जब एंकर ने उनसे संघ में महिलाओं की भागीदारी पर सवाल पूछा तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि भागवत की इन सब कवायदों का जेनजी पर कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। साथ जो संवाद हुआ है, जो उन्होंने आज विद्यार्थियों के सामने जो कुछ कहा है, आपको उस बारे में क्या कहना है? I feel like it's just a cover up for the RSS. I feel like it's just a hidden something for the flaws, because everything that they made is just blank promises. सिर्फ खाली रखे वादे हैं, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। Is what I think. ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे थे ये लोग, उनको जाके एक बार लोकसभा में जाके देखने को बोलो, 34% भी नहीं है वुमेन वहाँ पे। क्या करेंगे लोग? वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट कितने ही साल हो गए करके अब तक इम्प्लीमेंट नहीं। पीएम मोदी भले ही अभी माफी मांगने की जगह माफ करने वाले मोड में हो, लेकिन उन्होंने भी समाज की बदलती सोच और अपनी सरकार के खिलाफ देश में पलते गुस्से को पहचान लिया है। यही वजह है कि कल तक जो सरकार सिर से लेकर पैर तक अहंकार में डूबी थी, अब वह तमाम समझौतों के लिए तैयार हो गई है। जिस राहुल गांधी को अभी तक विपक्ष के नेता की मान्यता देने के लिए तक वह तैयार नहीं थी, उसने पिछले 3 दिनों में 2 बार उनसे अपने संसदीय कार्य मंत्री के जरिए संपर्क किया। इस बातचीत को उन्होंने न केवल सार्वजनिक किया, बल्कि संसद को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए इसकी भी मंत्रणा राहुल गांधी से किरण रिजिजू ने की। यही नहीं, खुद मोदी जी भी समय की नब्ज को पहचान गए हैं। वह भले ही सदन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लंच के दौरान मिले अपने नए सांसदों से विपक्ष के साथ ठीक से व्यवहार करने और उन्हें तमाम अनुशासन के पाठ पढ़ाए। इतना ही नहीं, संघ के एजेंडे को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए जिस FCRA बिल को संसद में पेश किया गया है और विपक्ष उसका खुला विरोध कर रहा है, उस पर भी सरकार पीछे हट गई है और बिल में संशोधन पर फिर से विचार करने के लिए तैयार हो गई है।
कल राज्यसभा में वो हुआ जिसकी सामान्य परिस्थितियों में शायद ही कोई कल्पना कर सकता हो। विपक्ष लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है और मोदी शाह की सदन में उपस्थिति की इसी एक मांग पर संसद पिछले 2 हफ्तों से स्थगित चल रही है। कल राज्यसभा के चेयरमैन ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सदन की भावना को गृह मंत्री तक पहुंचाने का निर्देश दिया। अब इससे ज्यादा अपमान किसी मंत्री का और क्या हो सकता है। जो अमित शाह अभी तक सरकार और इस तंत्र के सर्वे सर्वा माने जाते थे, जिन्हें इस सरकार के चाणक्य से लेकर ना जाने क्या क्या उपाधियां दी जाती थी, उन्हें अब निर्देश मिल रहा है। वैसे सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अमित शाह को संसद के दोनों सदनों में आना चाहिए और वैसे भी सरकार का पक्ष रखना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। वह अगर सरकार के प्रतिनिधि हैं तो उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जवाबदेही संसद के प्रति बनती है और यह घटना तो देश की राजधानी और संसद के चौखट पर घटी है। भला उससे कोई गृह मंत्री अपने आप को कैसे बचा सकता है। ऐसे में अगर मोदी शाह संयुक्त विपक्ष की मांग के बाद भी संसद में नहीं आ रहे हैं तो यह न केवल संविधान का उल्लंघन है बल्कि उसका अपमान भी है, या कुछ और नहीं, खुली संवैधानिक गैर जवाबदेही का नमूना है। हालांकि अब यह किसी अहंकार से ज्यादा उनके लिए शर्म का मसला हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है सदन में आकर भला वो क्या बोलेंगे, जबकि पूरा देश एक साथ मिलकर छात्रों के साथ बढ़ते गए सुरक्षा बलों के बर्बर रवैये की मजम्मत कर रहा है। उस भावना के खिलाफ जाना सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा। दूसरी तरफ मोदी जी ने एक दूसरी ही लाइन ले रखी है जिसमें छात्रों को माफ करना शामिल है, ना कि उनसे माफी मांगना, जबकि आरएसएस और उसके मुखिया अब एक दूसरी बात कह रहे हैं जो बिल्कुल सरकार की लाइन के खिलाफ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरा संघ परिवार अंतर्विरोधों का शिकार हो गया है। दरअसल समाज में जब सत्ता का रसूख कम हो जाता है और सरकार सही मायनों में जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है, तब इस तरह के अंतर्विरोधों का सामने आना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरा जनमत ही मैन्युफैक्चर्ड था, मीडिया और सत्ता के बनाए इकोसिस्टम पर आधारित था, पूरी तरह से फर्जी और नकली। छात्रों के आंदोलन की एक खिड़की क्या खुली, पूरी सरकार की कलई खुल गई। उसका पूरा नैरेटिव धरा का धरा रह गया। ऐसे में अब भला मोदी शाह करें भी तो क्या करें। दोस्तों, आपने पूरा चैनल देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई टिप्पणी हो, सुझाव हो या किसी तरह का कोई जो है विचार, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।